आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप यू ऑल फाइन। और हमारी ये भी फोर्थ वीडियो शुरू हो रही है, फोर्थ क्लास शुरू हो रही है इसकी, जो हमारी बिजनेस A2 वाला सब्जेक्ट है। अल्लाह का शुक्र है सही स्पीड पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कवर भी हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने जो पिछली वीडियो खत्म की थी वो बात थी एक्सपेंशन के इश्यूज, एक्सपेंशन के बेनिफिट्स। इसके ऊपर देखो, एक्सपेंशन का जो सबसे मेजर बेनिफिट है ना, ये दो वर्ड्स आपको पता भी होने चाहिए, इनका बेस जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो दो वर्ड्स हैं उसके अंदर पहली चीज आ जाती है आपका, एक्सक्यूज मी, अच्छा खैर आपकी फर्स्ट चीज उसमें आ जाती है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सर मतलब ये होता है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, मैं थोड़ा समअप कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब आप प्रोडक्शन का साइज इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करते हैं बेसिकली, तो उससे ये होता है कि आपका जो कॉस्ट होती है वो गिरना शुरू कर देती है। उसकी दो रीजन है, एक आउटसाइड द फिक्स्ड कॉस्ट रीजन है, एक फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड रीजन है। फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड रीजन ये है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अगर फर्स्ट करो आपका एक फैक्ट्री थी, पहले आप उसको 40% पे ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन रेंट तो आपने 1 लाख ही भरना है, कि फैक्ट्री का रेंट तो पूरा भरोगे ना आप। ये तो नहीं हो सकता कि आप हाफ रेंट बढ़ो या 1/3 रेंट बढ़ो, इस तरह तो नहीं कर सकते। तो अब जो है आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, आप उस 1 लाख को 40,000 यूनिट में डिवाइड करो, आपको हर यूनिट के पीछे जो है तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग रुपी देना पड़ रहा था। अब आपने प्रोडक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पे ले गए, आप प्रोडक्शन बढ़ा दी 1 लाख यूनिट, तो अब आपको 1 यूनिट पीछे 1 रुपया देना पड़ रहा है उस फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये कि जो आपकी ये होती है फिक्स, यानी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज्यादा उस पर डिवाइड हो जाती है, आपकी एवरेज कॉस्ट कह जाती है। दूसरे रीजन मैंने आपको बताए थे कि परचेजिंग इकोनॉमीज होती हैं, आप जब बल्क बाइंग करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप टेक्निकल इकोनॉमीज यूज कर सकते हो, आप बेहतर लोग हायर कर सकते हो, उससे आपको बेहतर, यानी कि अल्लाह का शुक्र है, बेहतर आपको जो है वो मिल जाते हैं, यानी बेहतर आपको सपोर्ट, वो बेहतर मैनेजिंग मिल जाती है, टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है। तो इस तरह जो है आप चीजों को बेटर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें जो इसका काउंटर कंसेप्ट है ना, वो है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है कि आपने बिजनेस को इतना रैपिडली ग्रो करो और इतना ज्यादा ग्रो कर बैठो, आउट ग्रो कर बैठो, एक्सेसिवली ग्रो कर बैठो, कि या तो आपके लिए कम्युनिकेशन इशू बन जाए, या मैनेजमेंट इशू बन जाए, या उसकी कॉस्ट इशू बन जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि अब आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई है, हालांकि बिजनेस तो इंक्रीज कर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होनी चाहिए थी। मैं आपको पहले इसकी ना पर्सनल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने काम शुरू किया है अपना ये वेबसाइट बिल्डिंग वाला, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, स्किल ठीक ठाक है। ऑर्डर एकदम से ज्यादा आने लग गए, तो मैंने ना यकदम अपनी टीम को बढ़ाने की कोशिश की। मैंने जो मुझे मार्केट में नजर आया उसे हायर किया, मुंह बोली प्राइस दी उन लोगों को, काम भी सही नहीं मिला, बहुत सारे मसले भी उठाए। 14, पता नहीं मेरा ख्याल 14 या 15 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ। मतलब हर तरह का ना मैंने नुकसान बर्दाश्त किया ओवरऑल, यानी कि जो उसमें, यानी अगर मॉनेटरी अमाउंट नहीं भी थी, तो जो वैसे टाइम का, अपने उसका, जो उतनी देर में मैं दूसरे ऑर्डर्स कर सकता था, मुतबादल ऑर्डर्स कर सकता था एक्सेट्रा, उनका मुझे अच्छा खासा नुकसान हुआ, ठीक है। यानी मुझे, मेरा जो मैं काम कर सकता था, मेरे पास पड़ा था, मैं नहीं कर पाया। रीजन क्या बनी? यकदम एक्सपेंशन, एक्सेसिव एक्सपेंशन। मेरे पास लोग नहीं थे। ज्यादातर एक्सपेंड करने का, तेजी से एक्सपेंड करने का नुकसान क्या होता है? आपके पास लोग नहीं होते। जब लोग नहीं होंगे, आपके पास टेक्निकल वर्कफोर्स नहीं है, तो आप उससे काम किस तरह करवाओगे? मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, वेबसाइट बना के देनी है, अच्छी प्राइस मिल रही है हर चीज, लेकिन अगर मैं उस प्रोजेक्ट को करवाता हूँ किसी से और उसको आता ही नहीं है, वो मुझे महीने बाद उठा के कुछ भी नहीं देता, खाली दे देता है, तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं, मेरी फर्म तो नुकसान हो जाएगी, मेरा रेपुटेशन भी खराब होगी, मुझे मॉनेटरी लॉस भी होगा। तो ये वन ऑफ द इश्यूज है। फिर आप जब एकदम से एक्सपेंड करते हो, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आती हैं। आपकी बुक में ये बड़ी डिटेल से दी हुई है, मैं आपकी बुक एक, मैंने आप लोगों की बुक रख कहाँ दी है, सॉरी, ये आ गई। अच्छा, आप लोगों की बुक के अंदर इसकी कुछ कैटेगरीज दी हुई है, हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारा ये चैप्टर पूरा हो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मूव कर पाए। आपकी बुक के अंदर सर दी हुई है चैप्टर, ये चैप्टर इसके एंड में दी हुई थी, ये आ गई। देखो इसमें पहली कैटेगरी उसने दी हुई है फाइनेंशियल, ठीक है। उसको पहले हम लोग की पहले उसको देख लेते हैं कि आपको उसमें बिजनेस पे अफेक्ट क्या होता है, उसको आप स्ट्रेटेजाइज कैसे कर सकते हो। फाइनेंशियल इंपैक्ट्स के अंदर पहली चीज क्या है? आपको कैपिटल चाहिए। जब भी आप ग्रो करोगे बिजनेस को, आपको कैपिटल की जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने का फायदा ये होता है कि आप पैसा आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे होते हो, आपकी जेब से एकदम पैसा नहीं जा रहा होता। जब आपकी जेब से एकदम नकद कैश जाती है ना, कैश जाती है, इन तो लाइबिलिटीज के ऊपर वो अलग बात है। जब आपकी जेब से यकदम नकद पैसा जाता है, तो आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाते, इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप किसी और कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, आपने उसको बाय आउट करना है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। शेयर, किसी बड़ी कंपनी के शेयर इतने सस्ते नहीं होते, ठीक है। आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये है कि आपका वही मैंने बताया कि एंड इसका इशू क्या है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम। कैश फ्लो के प्रॉब्लम का मतलब ये कि आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाओगे,
आपको कोई ना कोई लोन वोन लेना पड़ेगा, इस तरह के इश्यूज, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि आपने इसको किस तरह मीडिएट करना है। अगर आपके पास कंपनी पुरानी है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिडंडेंट एसेट्स पड़े हुए हैं, तो इनको बेच के आप अपनी यानी इंटरनल जो सोर्सेज है उनको यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। रेज फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस को रेज करने का जो बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि यू शुड यूज परमानेंट मेथड्स। जैसे आप शेयर सेल आउट करो, बजाय कि आप बैंक से लोन उठाओ। इसमें दो नुकसान है। बैंक से लोन उठाने का पहला नुकसान क्या है, कैश परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती, वापस करनी पड़ती है, कोलेटरल देना पड़ता है। आप जो पैसा उठा रहे हो उस पर आपको सूद देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है। और अगर आपकी गियरिंग रेशियो पहले कम थी तो अब बहुत ज्यादा हो जाएगी, पहले ज्यादा थी तो अब बहुत ही मसले वाले की रेशियो चली जाएगी। बैंक जो इंटरेस्ट का आपको एक फायदा होता है सिनेरियो ये होता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद आपका वो बनता है, क्या होता है आपका प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट पे टैक्स लगना है वो वाला प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट। अब इसमें जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आप फर्ज करो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 5,10,000 रुपए, पाकिस्तान में फर्ज करते हैं पहला टैक्स लगता है 5 लाख रुपए पे, मैंने इंटरेस्ट चार्ज भरना था 20,000 रुपए का, मेरी इनकम होगी 4,90,000 रुपए, मैं 5 लाख से नीचे आ गया, मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, या मेरी स्लैब चेंज हो जाएगी। लेकिन ये वन ऑफ द बेनिफिट है, बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो इस तरह की चीजें हो गई। अच्छा, अब इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि जब आप टेक ओवर की बात करते हो तो एक तरीका ये कि आप टेक ओवर को आहिस्ता आहिस्ता वो करो, आप स्ट्रेटेजिकली टाइम देखोगे, यार इस टाइम पे अगर मैं हाथ मारूंगा ना तो ज्यादा अच्छे रेट में मुझे टेक ओवर मिल जाएगा, मैं ज्यादा अच्छे रेट में यानी कि उसको टेक ओवर कर सकता हूँ, बजाय कि मैं अभी ये उसकी प्राइस बहुत ज्यादा उसको करूँ, मुझे नुकसान होगा, ठीक है। तो इन चीजों में रखना है। फिर मैनेजरियल इशूज है, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा इशू है कम्युनिकेशन इशू आता है, बिजनेस रैपिडली ग्रो करता है, कम्युनिकेशन का इशू है। अगर आप दूसरे मुल्क में ग्रो कर जाते हो, उसका लैंग्वेज डिफरेंट हो, कल्चर डिफरेंट हो, बात करने का अंदाज डिफरेंट हो, सेम मुल्क के अंदर भी अगर बहुत सारे मैनेजमेंट चैलेंज लाने मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का इशू आएगा, हो सकता है कि आपकी कोई फैक्ट्री जल्दी प्रोड्यूस करे, लेट प्रोड्यूस करी, किसी में कोई मसला आ रहा है, किसी में कोई मसला आ रहा है, इनको आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे। ओरिजिनल ओनर का इशू, ये आपने ध्यान रखना है कि जिस तरह आप बिजनेस को एक्सपैंड करते हो ओरिजिनल ओनर की पावर कम होती है। जैसे मैं अगर से सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप में जाऊंगा, मेरी एज अ पर्सन पावर कम होगी सोल ट्रेडर के तौर पे। मैं पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाऊंगा, थोड़ी बहुत सेम रहेगी। प्राइवेट से पब्लिक में जाऊंगा, मेरी पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर नहीं है। तो ये चीजें आप, अच्छा फिर मजे की बात यह कि ओरिजिनल ओनर जो होता है, हो सकता है मेरा पहले एक सेट दिमाग हो कि यार मैंने सिर्फ भावपुर में कारोबार करना है, भावपुर के लोगों के हिसाब से मैंने ऐसे ऐसे करना है, मेरा कारोबार चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं रैपिडली एक्सपैंड करूंगा दूसरी जगहों पे, तो हो सकता है वहां पे कल्चर डिफरेंट हो, मैं उससे अडेप्ट ना कर पाऊं जल्दी। एडेप्टेशन नीड्स टाइम। आप एक नए बंदे को लाके अपने घर में रखोगे ना, फर्ज करो आपका एक दोस्त है, वो आपके साथ आके रहना चाहता है, वो कहता है मैं 2 महीने तुम्हारे साथ गुजारूंगा, ठीक है, छुट्टियों पे आ गया। आप उस बंदे को पहले दिन कहो ना कि मेरे घर के तौर तरीके चलो, वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा यार ये तो कोई तरीका ही नहीं है, मैं इस तरह करता हूँ आप इस तरह करवा रहे हो। उसे टाइम चाहिए, एडेप्टेशन नीड्स टाइम। तो एडेप्टेशन के साथ साथ बिजनेस को ग्रो करो, ये ना हो कि आप बिजनेस को इतना धक्का मार दो कि अडेप्ट होने का टाइम ना मिले, ठीक है जी। उसके बाद आपका आगे इसको किस तरह करना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम्स के नए सिस्टम को अडॉप्ट करो, उनको वो करो। आप सेंट्रलाइजेशन को कम करो। सेंट्रलाइजेशन ये होती है कि आपका बिजनेस जो है उसके मोस्टली जो डिसीजंस हैं, इवन छोटे छोटे डिसीजंस जो है वो मेन जो हेड क्वार्टर है आपका वो ले, और फिर सब जगह इंप्लीमेंट कर दिए जाए। इसमें नुकसान क्या है, एक तो नुकसान ये है कि जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो लोग यानी फ्रंट लाइन वर्कर जो है कि जो लोग आपके कस्टमर से मिलते हैं, उन लोगों को बेहतर पता है कि आप क्या स्टेप्स लोगे तो कस्टमर खुश होगा, आप उनकी राय नहीं ले रहे, फिर वो इम्पोज फील करेंगे, यार ये तो अजीब लोग हैं, हम पे हर बात थोप देते हैं, ठीक है। वो उतना उसके मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो ये इश्यूज है। डिसेंट्रलाइज करोगे ये सारी चीजें खत्म, यानी इनका जो नुकसान है कम होने लग जाता है, और आप पे मैनेजमेंट बर्डन कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप रीओरिएंट कर सकते हो बिजनेस को अपने, आप उसके अंदर जो है बेटर वो प्रोजेक्शन यूज कर सकते हो। ओरिजिनल ओनर को हो सकता है कि अगर ओरिजिनल ओनर को लगता है कि यार उससे मैनेज नहीं हो रहा, वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है इन चीजों को, तो वो उसमें चेंज क्या कर सकता है, ओरिजिनल ओनर चेंज कर सकता है कि वो प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर ले और उस पर जरा मैनेजमेंट छोड़ दे थोड़ी सी, खुद उसमें से निकलने की कोशिश करे मैनेजमेंट वाले काम में से उतने ज्यादा, ताकि वो अगर अडेप्ट नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट बिजनेस उसकी वजह से पीछे ना रह जाए कि यार ये बंदा खुद ओल्ड माइंड का है तो बिजनेस को पीछे रह रहा है, ठीक है। मार्केटिंग के इश्यूज आते हैं, मार्केटिंग को पैसा चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर मार्केटिंग के मेथड्स डिफरेंट होते हैं। आप मार्केटिंग के सेम मेथड्स जो है डिफरेंट जगहों पे यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जो मार्केटिंग के मेथड पाकिस्तान में यूज कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में आप किसी चीज को मार्केट कर रहे हो, आप उनके जैसे उनको अल्कोहल वो यूज करते हैं, एक कंपनी उसको अल्कोहल को मार्केट कर रही है, यहाँ आके आप अल्कोहल मार्केटिंग शुरू कर दो, आपको जो है पहले दिन पकड़ लेंगे। तो आपने मार्केटिंग करनी होती है इन टर्म्स ऑफ द प्लेस जहां आप चीज बेचना चाह रहे हो, ठीक है।
अब वही बात है, फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, हर चीज को आपको यानी कि ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बगैर आप करोगे कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट हो जाता है कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल ओनर्स। मैंने आपको बताया कि जिस तरह बिजनेस एक्सपैंड करता है आपको दूसरे लोगों को शेयर देनी पड़ती है, वो आपको शेयर या ओनरशिप का कोई पार्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके ओरिजिनल ओनर की पावर कम होती है। अगर आप मैनेजर भी हायर कर रहे हो, डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रहे हो, तो पहले ओरिजिनल ओनर जो था वो था गॉडफादर था। अब जो है उसको यानी लोगों की वो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको अपना वो थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा कंट्रोल को। तो उन चीजों का भी आपने जहन में रखना है। ये हमारा सर चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। और अब हम इस पर नेक्स्ट चैप्टर पे आगे, मैं इसको लगा दूं कि 10 मिनट से ऊपर होगी वीडियो, को लगाएं, अगले काम के साथ साथ चलते हैं, चलो ठीक है।